अध्याय 96 तलवार संप्रदाय मार्शल आर्ट संप्रदाय से अमर साधना संप्रदाय तक। मौसम ठंडा हो गया था, फिर भी आसमान साफ और चमकदार बना हुआ था। लिंग शियाओ आंगन के अंदर ली सिफेंग सम्राट की रहस्यमयी तलवार को कसकर पकड़े हुए दीवार की ओर पीछे हट गया। उसने क्रोधित होकर चिल्लाते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर वो तलवार का देवता है? साफ साफ कह दो। उसने पहले हमारे क्लियर स्काई संप्रदाय को उकसाया। वो पहले से ही हमारा दुश्मन है। अगर हम उसे नहीं मारते तो ठीक है, लेकिन अब वो मेरी अनमोल तलवार को छूना भी चाहता है। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? झांग ग्यूचुन, ली डोंग्युए और ली सिजिन ने उसका रास्ता रोक दिया, जिससे उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। छठे कनिष्ठ भाई, आप संप्रदाय के उच्च पदों में से एक हैं, आप इतने तुच्छ नहीं हो सकते। आपको व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आप अवश्य समझते होंगे कि तलवार देवता का हमारे निर्मल आकाश संप्रदाय में शामिल होना कितना लाभकारी है। वह केवल आपकी तलवार का अवलोकन करना चाहते हैं। बस एक दिन के लिए उन्हें अपनी तलवार उधार दे दीजिए, हम किसी को उनकी निगरानी के लिए नियुक्त करेंगे। हम उन्हें पर्वत से बाहर नहीं जाने देंगे। झांग ग्यूचुन ने गंभीरता से बात की, हालांकि वह ली सिफेंग के रवैये के प्रति कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। ये बच्चा अभी तक बड़ा क्यों नहीं हुआ? ली सिजिन ने कमर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटवार करने की? अगर तुम वो तलवार वापस न लाते तो क्या हमारे क्लियर स्काई संप्रदाय को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता? तीसरे वरिष्ठ भाई के शिष्य अभी तक नहीं लौटे हैं, वे सब तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। हमें साफ साफ बताओ, क्या ये सम्राट मिस्टिक तलवार तुम्हारी है या संप्रदाय की है? अगर ये संप्रदाय की तलवार है तो तुम्हें आदेश मानने से इनकार करने का क्या हक है? अपनी ही छोटी बहन द्वारा फटकारे जाने पर ली सिफेंग का चेहरा कभी लाल तो कभी पीला पड़ जाता था। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं उसे दे दूंगा, लेकिन मुझे खुद उस पर नजर रखनी होगी। अब ठीक है। झांग ग्यूचुन मुस्कुराए। वास्तव में कभी कभी तो केवल छोटी बहन ही उसे संभाल सकती थी। इस प्रकार उन तीनों ने ली सिफेंग को लिंग शियाओ आंगन से बाहर घसीटा और उस अतिथि आंगन की ओर चल दिए जहां शेन्यू ठहरी हुई थी। दूसरी ओर लिकिन कियू भूमिगत आध्यात्मिक झील के भीतर साधना कर रहा था। उसके साथ केवल जिया ही थी। जिया झील के दूसरी ओर किनारे पर बैठा था, कभी कभार अपने गुरु की ओर देखता था, बोलने में हिचकिचाता था। लिकिन कियू ने आंखें बंद करके शांत भाव से कहा, अगर आपको कुछ कहना है तो बस कह दीजिए। जिया में कई गुण थे। वह मेहनती, विनम्र थे और संप्रदाय के गुरु के शिष्य होने के बावजूद कभी अहंकारी नहीं थे। उसकी एकमात्र कमी ये थी कि वह कुछ हद तक अंतर्मुखी था। मुक्केबाजी के अलावा वह शायद ही कभी दूसरों के साथ बातचीत करता था। संप्रदाय में शामिल होने के बाद भी जिया उन 5 लोगों के साथ समय बिताना पसंद करता था जो उसके साथ भूमिगत महल से भाग निकले थे। वह झाओ जेन या युआन ली के साथ भी ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था। उन 5 में साधारण प्रतिभा थी, वास्तव में औसत दर्जे की। केवल 3 ही आंतरिक शिष्य बनने में सफल हुए थे, शेष 2 अभी भी पंजीकृत शिष्य थे। जिया के कुछ बोले बिना ही लिकिन क्यू समझ गया था कि मामला उन 5 से संबंधित है। गुरुजी, मैंने सुना है कि 7वें मार्शल अंकल के औषधि उद्यान में शिष्यों की भर्ती हो रही है। क्या आप यांगलिन को एक मौका दे सकते हैं? जिया ने सावधानीपूर्वक पूछा। यांगलिन उन 2 लड़कियों में से एक थी जिन्हें जिया के साथ उसी भूमिगत महल में कैद किया गया था। उन 5 में से उसकी प्रतिभा सर्वश्रेष्ठ थी, हालांकि फिर भी जिया की तुलना में काफी कम थी। लेकिन कियू ने अपनी आंखें खोली और जिया की ओर देखा। क्या आपको लगता है कि वह उपयुक्त है? उसने पूछा। ओह! जिया एकदम जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, क्योंकि उसने उस सवाल के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। वह उपयुक्त है या नहीं, ये कहना मेरा काम नहीं है, जिया ने जवाब दिया। उसकी घबराहट देखकर लिकिन कियू मुस्कुराए। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। दोस्तों की परवाह करना मानवीय स्वभाव है। हर किसी के कुछ प्रिय लोग होते हैं। बिल्कुल मेरी तरह मुझे तुम्हारे चाचाओं की सबसे ज्यादा परवाह है। उनकी जो भी इच्छा होती है मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि तुम अपने साथियों का ख्याल रखती हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सत्ता में बैठे व्यक्ति की तरह सोचना सीखोगी। तुम मेरी शिष्या हो, एक दिन तुम भी सत्ता संभालोगी। इसलिए निष्पक्ष होकर सोचो, क्या यांगलिन सचमुच औषधि उद्यान की शिष्या बनने के योग्य है? अगर नहीं तो हम उसके लिए कोई और व्यवस्था कर सकते हैं। जिया सोच में पड़ गई। लेकिन कियू को कोई जल्दी नहीं थी, उसने उसे आराम से सोचने का समय दिया। प्रतीक्षा करते समय लेकिन कियू ने दाव वंश पैनल खोला और देखा कि शिष्यों की संख्या फिर से बदल गई है। इस महीने की शुरुआत से ही कुछ शिष्यों के चित्र गायब हो गए थे। वह ये निर्धारित नहीं कर सका कि उनकी मृत्यु हो गई थी या वे संप्रदाय से अलग हो गए थे। सूचना धीरे धीरे फैलती है, इसलिए झांग ग्यूचुन को अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला था। लेकिन कियू को चिंता थी कि कोई ताकत क्लियर स्काई संप्रदाय को निशाना बना रही होगी और प्रशिक्षण के लिए बाहर गए शिष्यों पर घात लगाकर हमला कर रही होगी। एक बार जब कोई संप्रदाय एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो अप्रत्याशित घटनाएं अपरिहार्य हो जाती हैं। शिष्यों के बीच होने वाली मौतों को टाला नहीं जा सकता था। इसी वजह से लिकिन कियू ने कलाकृति गढ़ने के मार्ग की ओर रुख करना शुरू कर दिया था। यदि वह संचार, स्थिति निर्धारण और जीवन संवेदन कार्यों से युक्त एक टोकन का निर्माण कर सके तो यह आदर्श होगा। इससे ये संप्रदाय वास्तव में एक अमर साधना संप्रदाय बन जाएगा। आध्यात्मिक पौधों की खेती और रसायन शास्त्र में पहले से ही लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन कलाकृतियों को गढ़ने में अभी तक कोई नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से करनी है। जादुई उपकरण बनाने के लिए पहले निषेधों का अध्ययन करना पड़ता था, उनके रूनिक प्रतिबंध मंत्रों को सक्रिय करने की कुंजी थे और विभिन्न उपकरणों के लिए अलग अलग निषेधों की आवश्यकता होती थी। वह वाकई अनुपयुक्त है, जिया ने अंततः पछतावे के साथ कहा। वह लापरवाह और असावधान है। 7वें मार्शल अंकल का औषधि उद्यान संप्रदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं मूर्ख थी, केवल उसकी मदद करने के बारे में सोच रही थी। वह केवल 14 वर्ष का था और उसने इससे पहले कभी इतना गहराई से नहीं सोचा था। लेकिन कियू ने दाव वंश पैनल को बंद करते हुए कहा, जल्द ही संप्रदाय एक तलवार संप्रदाय हॉल स्थापित करेगा। जाओ और उससे और अपने अन्य 4 साथियों से पूछो कि क्या वे शामिल होने के इच्छुक होंगे। तलवार संप्रदाय हॉल क्या है? इसके कर्तव्य क्या हैं? जिया ने उत्सुकता से पूछा।
लेकिन क्यू ने समझाया, तलवार संप्रदाय हॉल का कर्तव्य है कि वह तलवार से संप्रदाय की रक्षा करे, अपने शिष्यों की रक्षा करे और संप्रदाय के सभी हितों की रक्षा करे। ये सुनकर जिया की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये तो बिल्कुल सही है, उन्हें तलवार संप्रदाय के हॉल में शामिल होने दो, वे जरूर मान जाएंगे। वे हमेशा से आपका एहसान चुकाना चाहते थे। उनकी युद्ध कला कमजोर है और यांगलिन तो केवल इसलिए औषधि उद्यान में शामिल होना चाहती थी ताकि वह आपसे ज्यादा बार मिल सके। लेकिन क्यू को थोड़ी हैरानी हुई। जिया के अनुरोध पर सहमत होने का कारण ठीक वही था जो उन पांचों की अत्यधिक वफादारी थी। वह उनके जैसे शिष्यों के लिए नियमों को तोड़ने को तैयार था। शिष्यों की संख्या बढ़ने के साथ साथ हर कोई लेकिन क्यू से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाता था। वह हर रोज संप्रदाय में घूम भी नहीं सकता था। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वफादारी सिर्फ एक ठंडा आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक गर्मजोशी भरा सच्चा दिल है। इस एहसास ने उन्हें तलवार संप्रदाय हॉल की स्थापना के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्पित कर दिया। वह अपने शिष्यों को इतनी आसानी से खतरे में नहीं पड़ने दे सकता था और न ही वह उन्हें व्यर्थ में मरने दे सकता था। अच्छा, उन्हें बता देना कि तलवार संप्रदाय का हॉल केवल मेरे प्रति जवाबदेह है। इसका दर्जा 7 हॉलों के बराबर है और इसके भविष्य की संभावनाएं असीमित हैं। लेकिन क्यू ने गंभीरता से कहा। यह सुनकर जिया और भी उत्साहित हो गई और तुरंत कृतज्ञतापूर्वक सिर झुका लिया। जिया का लेकिन क्यू से कुछ मांगना दुर्लभ बात थी। अपने गुरु को सहमत होते देख उसने महसूस किया कि उनका रिश्ता और भी घनिष्ठ हो गया है, और जैसे जैसे वह यांगलिन और अन्य लोगों के दैनिक जीवन और मजेदार कहानियों के बारे में बात करने लगा, उसका संकोच कम होता गया। लेकिन क्यू ने ध्यान से सुना। इन पांचों के माध्यम से ही वह साधारण शिष्यों के जीवन को सही मायने में समझ सका। कुछ देर बातचीत करने के बाद गुरु और शिष्य ने फिर से अपनी साधना शुरू कर दी। अल्पविराम दोपहर के बाद लिंगशियाओ आंगन के भीतर तलवार संप्रदाय हॉल। शेनयू थोड़ी सी बाहें चढ़ाते हुए लिक्विन क्यू के सामने बैठी थी। लेकिन क्यू ने उन्हें एक कप चाय दी। जी हाँ, अब से तुम तलवार संप्रदाय के हॉल के वरिष्ठ होगे और तलवारबाजी की तकनीक सिखाने के लिए जिम्मेदार होगे। शिष्यों का चयन मैं स्वयं करूंगा। तुम्हारा सम्मान 7 हॉल के गुरुओं के समान होगा और मैं तुम्हें हमारे संप्रदाय की सर्वोच्च कला भी सिखाऊंगा। शेनयू की भौहें तन गईं। सिर्फ तलवारबाजी की तकनीक सिखाना? आप मुझे प्रशासनिक कामों का ढेर तो नहीं सौंपेंगे, है ना? मेरे पास इसके लिए धैर्य नहीं है। उन्हें आज़ादी की आदत थी, प्रबंधन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन तलवारबाजी सिखाना उन्हें अच्छा लगता था। तलवार संप्रदाय का हॉल बन जाने के बाद मैं 2 और वरिष्ठों को कामकाज संभालने के लिए नियुक्त करूंगा। आप बस उनके साथ सहयोग करेंगे। लेकिन क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका नाम स्वॉर्ड सेक्ट हॉल इसलिए रखा गया था क्योंकि शेनयू और जियांग झाओशिया में असाधारण समझ और रचनात्मकता थी। उन्हें औपचारिक पद देना उचित था। शेनयू उस उत्तर से संतुष्ट हो गई। उन्होंने पूछा, क्या क्लियर स्काई सेक्ट की सर्वोच्च कला मेरी आयु बढ़ाएगी? लेकिन क्यू ने रहस्यमय ढंग से कहा, जब तुम इसका अभ्यास करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। आज मैं तुम्हें सबसे पहले हृदय तकनीक की पहली परत सिखाऊंगी। शेनयू ने सिर हिलाया। सम्राट की रहस्यमयी तलवार का पहले ही परीक्षण कर लेने के बाद उसका मन एक बार फिर शांत हो गया था। क्लियर स्काई सेक्ट में रहना उसे बिल्कुल ठीक लगा। वह यह देखना चाहता था कि ली किंग क्यू को इतना शक्तिशाली क्या बनाता है। यदि संभव हो तो मरने से पहले वह ली किंग क्यू के साथ एक बार फिर से मुकाबला करना चाहता था। ली किंग क्यू की 10,000 तलवारों के साथ संप्रदाय में वापसी वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। फिर भी शेनयू को लगा कि वह केवल निम्न स्तर की साधना के कारण ही हारा है। ये सचमुच अविश्वसनीय था। एक समय में उनकी अपनी शक्ति ने मार्शल आर्ट की दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाया था, फिर भी ली किंग क्यू के सामने यह पर्याप्त प्रतीत होती थी। लेकिन क्यू ने शेनयू से अनौपचारिक बातचीत की और उनसे संप्रदाय के बारे में उनके विचार पूछे। ये जगह युवा और ऊर्जा से भरपूर है। मुझे यहाँ का माहौल बहुत पसंद है, शेनयू ने कहा। लेकिन आपका संप्रदाय बहुत ही लापरवाह है। पहाड़ पर बहुत सारे श्रद्धालु ठहरे हुए हैं, ये ठीक नहीं है। आपको सभी अतिथि प्रांगणों को एक साथ केंद्रित करना चाहिए ताकि प्रवर्तन हॉल के शिष्य आसानी से उनकी रक्षा कर सकें। साथ ही प्रवर्तन हॉल के शिष्यों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। उसे एहसास हुआ कि वह ऐसे बोल रहा है जैसे वह पहले से ही वहाँ का हिस्सा हो, और उसने बोलते बोलते अपनी बात अधूरी छोड़ दी और तुरंत रुक गया। हालांकि ली किंग क्यू का मानना था कि वह काफी प्रतिभाशाली था, उसे केवल तलवारबाजी सिखाने के लिए रखना एक तरह से व्यर्थ ही था। उसी क्षण युआन क्यूई आंगन में दौड़कर दाखिल हुआ। ली किंग क्यू ने उसकी ओर देखा। एक और बड़ी घटना। युआन क्यूई उनके सामने आकर बोला, नहीं, संप्रदाय के गुरुजी 13 तलवारबाज लौट आए हैं। वरिष्ठ भाई ज़ू जिन आपसे मिलना चाहते हैं। आखिरकार वे वापस आ गए। उसे अंदर आने दो, ली किंग क्यू ने तुरंत कहा। युआन क्यूई संदेश पहुंचाने के लिए जल्दी से रवाना हो गया। उस ऊर्जावान 15 वर्षीय लड़के को भागते हुए देखकर शेनयू के विचार कहीं खो गए और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद ज़ू जिन अपने यात्रा के कपड़ों में ही अंदर आया, जो धूल से सने हुए थे, और उनसे एक हल्की सी घातक आभा निकल रही थी। शेनयू ने उसकी ओर एक नज़र डाली। उसके चेहरे के भाव में सूक्ष्म बदलाव आया। यह कोई साधारण लड़का नहीं है, शेनयू ने सोचा। इस क्लियर स्काई संप्रदाय में इतने सारे विलक्षण प्रतिभावान लोग क्यों हैं? ज़ू जिन आगे बढ़ी और झुककर प्रणाम किया। उसने शेनयू की ओर देखा और बोलने में हिचकिचा रहा था। ये बुजुर्ग हम में से ही एक हैं। बेझिझक बोलिए, ली किंग क्यू ने सीधे सीधे कहा। ये सुनकर शेनयू लगभग तुरंत ही वहां से जाना चाहती थी। लेकिन क्यू उसे अपने दिवंगत बड़े भाई की बहुत याद दिलाता था। वह हमेशा उसे जिम्मेदारियां उठाने के लिए प्रेरित करता रहता था। ज़ू जिन ने सिर हिलाया और बोलना शुरू किया। संप्रदाय के गुरुजी, मार्शल अंकल ली के ठिकाने का पता लगाने के लिए हमने पेई कबीले के सदस्यों से पूछताछ की। मामला बिगड़ गया और हमें उनमें से दर्जनों को मारना पड़ा। बाद में हमें पता चला कि सम्राट मिस्टिक स्वॉर्ड क्लियर स्काई संप्रदाय में प्रकट हुई है। तब हमें पता चला कि मार्शल अंकल ली लौट आए हैं। वापस लौटते समय हमें कुछ और भी पता चला। एक विशाल सेना गुजोह के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। उनका उद्देश्य और गंतव्य अज्ञात है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गुजोह में पहले से ही अपनी सैन्य टुकड़ी है। अन्य क्षेत्रों की सेनाओं को बिना कारण के प्रवेश नहीं करना चाहिए। फिर भी वे आ गए और शहरों में कोई सार्वजनिक सूचना भी नहीं दी गई। केवल युद्धकला जगत के लोगों ने ही संयोगवश उनकी गतिविधियों पर नजर डाली।
अध्याय 97 बढ़ती प्रतिष्ठा मार्शल मकबरा मार्शल आर्ट संप्रदाय से अमर साधना संप्रदाय तक। वुजोऊ की सीमाओं में एक रहस्यमय सेना घुसपैठ कर रही थी। ये किसी भी तरह से मामूली मामला नहीं था। प्रत्येक प्रांत के क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए व्यक्ति के पास आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होने चाहिए। युद्ध जगत के घुमक्कड़ जंगली पहाड़ों से होकर यात्रा करके ऐसी जांचों से बच सकते थे, लेकिन इतनी विशाल सेना के लिए पकड़े जाने से बचने का कोई तरीका नहीं था। इस सेना को हर चेक पॉइंट से गुजरने के लिए शाही दरबार से मंजूरी लेना आवश्यक था। लेकिन चूंकि इस बारे में कोई खबर नहीं फैल रही थी, इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि यह एक गुप्त अभियान था। उसी रात ली केंगक्यू ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए सभी हॉल मास्टर्स को बुलाया। जियांग झाओशिया के घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे, फिर भी शेन यू के हाथों मिली हार ने उसके आत्मविश्वास को गहरा झटका दिया था। वह हाल ही में एकांत में थे, पोषणकारी जीवन ऊर्जा क्षेत्र की 7वीं परत तक शीघ्र पहुंचने की आशा में अथक साधना कर रहे थे। इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, झांग यूचुन ने गंभीरता से कहा। अगर शैतानी पंथ सचमुच सम्राट का मोहरा है तो हमने महामहिम को पहले ही नाराज कर दिया है। सम्राट और महानिरीक्षक दोनों हमसे निपटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी एक बहाने की जरूरत है। आखिरकार दरबार ने हमें एक बार पुरस्कृत किया है। मुझे बस डर है कि सम्राट की रहस्यमयी तलवार के गायब होने से शायद उन्हें बहाने की जरूरत ही न रह जाए। सम्राट की रहस्यमयी तलवार पकड़े हुए ली सिफेंग ने गुस्से से कहा, डरने की क्या बात है। मैं 1000 सैनिकों को रोकूंगा, 5वां वरिष्ठ भाई 1000 सैनिकों को रोकेगा, तीसरा वरिष्ठ भाई 3000 सैनिकों को और वरिष्ठ भाई 10,000 सैनिकों को। हम उनके मनोबल को कुचल देंगे। सभी लोग हंसे बिना नहीं रह सके। ली डोंगयुए ने उसे घूरकर फटकारा और कहा, क्या तुम सेना के सैनिकों को मुर्गियां और कुत्ते समझते हो जिन्हें मनचाहे तरीके से काटा जा सके। उन्हें साल भर प्रशिक्षण दिया जाता है और वे कवच पहनते हैं। जियांग झाओशिया ने बीच में कहा, हो सकता है उसकी बात सही हो। अगर कोई सेना सचमुच हमला करे तो हमें बस उनके सेनापति को सैनिकों के बीच मार गिराने की जरूरत होगी और उनकी सेना असंतुलित होकर बिखर जाएगी। यांग ज्यूडिंग ने सिर हिलाया। अनजाने में ही उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। क्लियर स्काई सेक्ट का विकास आश्चर्यजनक था। ट्रू ट्रांसमिशन डिसाइपल बनने की आवश्यकता पोषणकारी जीवन ऊर्जा क्षेत्र की दूसरी परत तक पहुंचना था, जो पहले से ही अधिकांश प्रथम श्रेणी के मार्शल विशेषज्ञों की पहुंच से बाहर था। एक कुशल युद्धकलाकार आसानी से 100 सैनिकों का सामना कर सकता था। इस लिहाज से देखा जाए तो क्लियर स्काई संप्रदाय को एक साधारण सेना से डरने की कोई खास जरूरत नहीं थी। हालांकि दुश्मन सैनिकों की संख्या 1 लाख से अधिक हो जाने पर यह अवधारणा पूरी तरह से बदल गई। ऐसी सेना का सामना करना ही किसी के लड़ने के जज्बे को कुचलने के लिए काफी होगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह सेना हमारे लिए आ रही है, झूयान ने शांत भाव से कहा। अगर ऐसा होता तो मेरे परिवार ने पहले ही सूचना भेज दी होती। सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि हमारे संप्रदाय के कुलीन परिवारों के शिष्यों को भी सूचित किया जाता। इस सेना का शायद कोई और ही मिशन है। उस टिप्पणी ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल क्लियर स्काई सेक्ट अब कोई सामान्य संगठन नहीं रह गया था। उनके कई कुलीन परिवारों और अधिकारियों के साथ संबंध थे, यहाँ तक कि वे उनके साझा हित भी रखते थे। यदि शाही दरबार वास्तव में उस संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखता था तो यह संभव नहीं था कि वे पूरी तरह से अनभिज्ञ रहें। लेकिन क्यू ने कहा, उनका लक्ष्य चाहे जो भी हो, हमें तैयार रहना होगा। प्रवर्तन हॉल में 30 और शिष्यों को शामिल करें। किसी ने आपत्ति नहीं जताई। एनफोर्समेंट हॉल के शिष्यों पर सबसे अधिक कार्यभार था, इसलिए और अधिक लोगों को जोड़ना पूरी तरह से उचित था। सेवारत शिष्यों को छोड़कर क्लियर स्काई संप्रदाय के पंजीकृत शिष्यों की संख्या पहले ही 1000 से अधिक हो चुकी थी। यह इसकी बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण था, और ये तो बस शुरुआत थी। अगला कदम प्रवर्तन हॉल की निगरानी को आसान बनाने के लिए अतिथि प्रांगणों को समेकित करें, लेकिन क्यू ने आगे कहा, और यह कार्य झांग यूचुन को सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने तलवार संप्रदाय के हॉल का मुद्दा उठाया। तलवार संप्रदाय का हॉल मेरे सीधे नियंत्रण में होगा, जिसमें 3 वरिष्ठ अधिकारी होंगे, अस्थायी रूप से जियांग झाओशिया, शेन यू और एक और व्यक्ति जिसे सच्चे संचरण शिष्यों में से चुना जाएगा, जो योग्यता और क्षमता दोनों में सक्षम हो। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी नहीं मिली। यांग ज्यूडिंग ने भौहें चढ़ाईं। संप्रदाय के गुरुजी, क्या संप्रदाय के भीतर विभाजन स्थापित करने से विभाजन के बीज नहीं बोए जाएंगे। झांग यूचुन, ली डोंगयू और ली सिजिन ने भी यही चिंता साझा की। हालांकि ली सिफेंग असहमत थे। मुझे लगता है यह एक अच्छा विचार है, नियंत्रण और संतुलन, पारस्परिक पर्यवेक्षण। लेकिन क्यू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, उसे उससे ऐसी दूरदर्शिता की उम्मीद नहीं थी। झूयान ने आगे कहा, बिल्कुल। हालांकि 7 हॉलों के कर्तव्य स्पष्ट हैं, लेकिन अगर कभी संप्रदाय को शिष्यों का बदला लेना पड़े या गद्दारों का सफाया करना पड़े तो 7 हॉल सीमित हो जाएंगे। तलवार संप्रदाय हॉल ऐसे संवेदनशील मामलों को संभाल सकता है, और इसका नाम ही इसे 7 हॉलों से अलग करता है। जियांग झाओशिया ने कहा, जब सीनियर ब्रदर और मैं तलवार संप्रदाय के हॉल की देखरेख कर रहे हैं तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तलवारबाजी के जन्मजात शौकीन होने के नाते उन्हें कोई अरुचि नहीं थी, बल्कि केवल उत्सुकता थी। हालांकि 13 तलवारबाज राक्षसों ने ख्याति अर्जित कर ली थी, लेकिन ये पूरी तरह से उनकी पसंद के अनुरूप नहीं था, क्योंकि वे 13 शुद्ध तलवारबाज नहीं थे, जिनमें जू जिन भी शामिल थे। कई लोगों को सहमत होते देख संकोची हॉल मास्टर्स को केवल सहमति देनी पड़ी। आधे घंटे की और चर्चा के बाद ली केंगक्यू ने बैठक समाप्त कर दी और झांग यूचुन को वहीं रुकने के लिए कहा। जब केवल 2 ही बचे तो ली केंगक्यू ने पूछा, चू जिंग आजकल कैसी है। 2 दिन पहले उसने ट्रेनिंग हॉल से एक काम लिया और पहाड़ छोड़ दिया, झांग यूचुन ने फ्राउनिंग हुए कहा। मुझे चिंता है कि वह गुप्त जानकारी लीक कर सकता है। सीनियर ब्रदर, मुझे लगता है कि उसे निष्कासित करना या जेल में डालना बेहतर होगा। चू जिंग के धोखे का पता चलने के बाद से झांग यूचुन की उसके प्रति स्नेह की भावना गायब हो गई थी और उसकी जगह गहरी सतर्कता ने ले ली थी। लेकिन क्यू ने जवाब दिया, देखते हैं उसके लौटने पर क्या होता है। फिलहाल हमारे पास ऐसा कुछ भी शर्मनाक नहीं है जिसके उजागर होने से हमें डर लगे। झांग यूचुन ने सिर हिलाया। उन्होंने आगे कोई बात नहीं की और जल्द ही अपने कमरों में चले गए। एनफोर्समेंट हॉल द्वारा 30 नए शिष्यों की भर्ती से क्लियर स्काई संप्रदाय के भीतर काफी हलचल मच गई।
7 हॉल्स के शिष्यों को आम सदस्यों की तुलना में बेहतर व्यवहार प्राप्त होता था। उनमें से किसी एक में शामिल होना वास्तविक अधिकार के साथ एक आधिकारिक पद प्राप्त करने के समान था। स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र थी। जूनिंग एकांत में साधना कर रहे थे, इसलिए ली किंग ने व्यक्तिगत रूप से चाई युनशान को चयन प्रक्रिया की देखरेख के लिए नियुक्त किया। अन्य हॉल मास्टर्स और एल्डर्स ने अपने शिष्यों की सिफारिश करने की कोशिश की, लेकिन चाई युनशान ने बिना किसी अपवाद के उन सभी को अस्वीकार कर दिया, जिससे पक्षपात का कोई संकेत नहीं मिला। जब झांग यूचुन ने ली किंग से इस बारे में बात की तो वह असहाय और प्रसन्न दोनों महसूस कर रहा था। अपने शिष्यों को प्रवर्तन सभागार भेजने का उनका इरादा जासूसों को तैनात करना नहीं था, बल्कि अपने छात्रों के लिए बेहतर अवसर सुरक्षित करना था। नामात्र के अलावा हर मायने में उपसंप्रदाय प्रमुख होने के नाते ये पहली बार था जब किसी ने उन्हें सीधे तौर पर अस्वीकार किया था। लेकिन वह क्रोधित नहीं था, बल्कि प्रसन्न था। जब चाई युनशान के अधिक स्वभाव की बात फैल गई तो दूसरे लोग उससे विनती करना बंद कर देते थे। ली क्विंग गर्व से हंसे। बिल्कुल, मेरी आंखें सब कुछ देख सकती हैं। मुझे पता था कि वह प्रवर्तन हॉल मास्टर के पद के लिए एकदम सही है। न्याय को कायम रखने की क्या गजब की प्रतिभा है। सचमुच बेहद शक्तिशाली। पहली बार प्रवर्तन हॉल का कार्यभार संभालना और दूसरों को नाराज करने से न डरना प्रशंसनीय है। बेहद प्रसन्न होकर ली किंग ने चाई युनशान को 3 स्पिरिट स्टोन से पुरस्कृत करने का फैसला किया। उनके द्वारा सिफारिशों को अस्वीकार करने की खबर तेजी से फैल गई। उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुने गए शिष्यों को व्यापक मान्यता मिली, जिससे उन्हें संप्रदाय के भीतर एक मजबूत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। अब क्लियर स्काई संप्रदाय में 1000 से अधिक पंजीकृत शिष्य थे। सेवा शिष्यों को मिलाकर ये संख्या 1200 से अधिक हो गई थी। वुजू की मार्शल कला की दुनिया में इस तरह के पैमाने ने उन्हें पहले से ही महान संप्रदायों में शुमार कर दिया था। जहां लोग थे वहां एक युद्धप्रिय दुनिया थी। क्लियर स्काई संप्रदाय के भीतर भी मतभेद उत्पन्न हुए। कुछ ने चाई युनशान की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने उन्हें नापसंद किया। उसके करीबी शिष्यों को अनिवार्य रूप से दूसरों द्वारा निशाना बनाया जाता था। लेकिन किंग ने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि चाई युनशान अपना बचाव स्वयं कर सकती है। एक बार जब संप्रदाय में 10,000 से अधिक शिष्य हो जाते थे तो आंतरिक कलह और भी बढ़ जाती थी। उनकी व्यक्तिगत भागीदारी से मामला और भी बिगड़ जाएगा। उन्हें जिस चीज़ की जरूरत थी वह थी एक व्यापक दृष्टिकोण से मध्यस्थता करना, ताकि संप्रदाय का स्वस्थ विकास सुनिश्चित हो सके। जहां तक स्वॉर्ड सेक्ट हॉल की बात है, ली किंग ने इसे फिलहाल गुप्त रखा और हेवनली वर्क्स हॉल को क्लियर स्काई माउंटेन के ऊपर प्रोफाउंड हॉट हॉल से कुछ ही दूरी पर इसका आधार बनाने का आदेश दिया। यह एक एहतियाती कदम था ताकि भविष्य में स्वॉर्ड सेक्ट हॉल संप्रदाय से अलग न हो जाए। तलवार संप्रदाय का हॉल कभी भी संप्रदाय से अलग नहीं हो सकता था, यही मूल बात थी। इसके लिए शिष्यों का चयन करते समय ली किंग ने वफादारी को प्राथमिकता दी, विशेष रूप से स्वयं के प्रति। जब तक वह जीवित रहेगा तब तक कोई अराजकता नहीं होगी और क्लियर स्काई संप्रदाय के भीतर कोई विभाजन नहीं होगा। ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु में बदलते ही झांग युचुन को पता चला कि कुछ शिष्यों की मृत्यु हो गई है। एक जीवित बचे शिष्य ने बताया कि 5 लोग एक कार्य पूरा करने के लिए एक साथ पहाड़ से नीचे उतरे थे, लेकिन रहस्यमय मार्शल आर्ट विशेषज्ञों द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया गया, केवल वही बच निकला। झांग युचुन को यह भी पता चला कि कई शिष्य 4 महीने से अधिक समय से लापता थे। पहाड़ से नीचे उतरने वाले प्रत्येक शिष्य को अपनी प्रस्थान तिथि दर्ज करानी पड़ती थी। यदि वे निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं लौटे तो संप्रदाय अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए एक जांच शुरू कर देगा। प्रस्थान करने से पहले प्रत्येक शिष्य को इस नीति के बारे में सूचित कर दिया गया था। अब जाकर झांग युचुन को यह एहसास हुआ कि तलवार संप्रदाय का हॉल वास्तव में कितना आवश्यक था। किसी शिष्य की मृत्यु की जांच के लिए 1 से अधिक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। 7 हॉल्स के पास अतिरिक्त कर्मचारी नहीं थे। यदि ये मौतें किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी तो साधारण शिष्यों को भेजना केवल दुश्मन को सतर्क करने का काम करता। उसने ली किंग को सूचना दी, जिसने फिर 13 तलवार राक्षसों और आकाश के 7 पुत्रों को जांच करने का आदेश दिया। कई साल बीत गए थे और वे सभी 7 पोषणकारी जीवन शक्ति के क्षेत्र में पहुंच चुके थे। झांग युचुन के मार्गदर्शन और प्रचुर संसाधनों के साथ उनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति भी द्वितीय स्तर तक पहुंच गया था, जबकि हुआंगशान तृतीय स्तर तक पहुंच गया था। 13 तलवार राक्षसों और आकाश के 7 पुत्रों को हराने के बाद ली किंग को अचानक एहसास हुआ उसके पास अभी भी पर्याप्त जनशक्ति नहीं है। जूनिंग, झाओ जेन, युआन ली और जिया को साधना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। उन्हें ऐसे मिशन सौंपने से उनकी प्रतिभा व्यर्थ ही जाएगी। फिर भी ली किंग को ज्यादा चिंता नहीं थी। प्रत्येक हॉल मास्टर अपने भरोसेमंद अधीनस्थों को प्रशिक्षण दे रहा था। जरूरत पड़ने पर वह आसानी से उन सुसंस्कृत अभिजात वर्ग को संगठित कर सकता था। 7 हॉल स्वतंत्र रूप से संचालित होते थे, प्रत्येक का अपना अधिकार था, लेकिन संप्रदाय प्रमुख की इच्छा सर्वोपरि थी। वे सभी 7 हॉल उनकी सेवा के लिए ही बने थे। शिष्यों के खतरे में होने की खबर फैलने के बावजूद ली किंग ने इसे दबाया नहीं, जिससे अन्य शिष्यों को अपनी यात्राओं के दौरान अधिक सतर्क रहने का मौका मिला। एक शाम हेवनली वर्क्स हॉल के डिप्टी हॉल मास्टर जुयान ली किंग से निजी तौर पर मिलने आए। मैंने उस सेना की उत्पत्ति और उद्देश्य के बारे में जान लिया है, उसने धीमी आवाज में कहा। ये जोंगटियन प्रांत की एक सेना है जो शाही फरमान लेकर आई है। हर चेकपॉइंट से उन्हें गुजरने दिया गया और सख्त आदेशों के तहत किसी को भी इस बारे में चर्चा करने से मना किया गया था। मेरे एक चाचा कार्मिक मंत्रालय में काम करते हैं, उन्होंने सुना है कि सेना को एक शहीद मकबरे की तलाश में भेजा गया था। युद्धकालीन मकबरा? ली किंग ने हैरानी से पूछा। जुयान ने आगे कहा, महान योद्धा का मकबरा। किंवदंती है कि उनकी मृत्यु गुजरात में हुई थी और उन्होंने दुनिया को गुमराह करने के लिए पूरे क्षेत्र में कई भूमिगत महल छोड़े थे। असली मकबरा कहाँ है यह कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि उनके सेवकों ने अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुप्त रूप से इस मकबरे की रक्षा की है। अध्याय 98 संप्रदाय गुरु का प्रत्यक्ष वंश, मार्शल आर्ट संप्रदाय से अमर साधना संप्रदाय तक। क्या मार्शल लीजेंड वाकई इतना रहस्यमय है कि वह मार्शल जगत और शाही दरबार दोनों को इस तरह के पागलपन में धकेल दे? ली किंग बोलते समय भौहें चढ़ा रहा था। उसे यह सोचने लगा कि क्या यह मार्शल लीजेंड वास्तव में एक अमर साधक रहा होगा। सर्वोच्च तलवार नियंत्रण तकनीक की खोज यांग ज्यूडिंग ने मार्शल लीजेंड द्वारा छोड़े गए एक भूमिगत महल में की थी।
ये तकनीक वास्तव में एक जादू थी, लेकिन यह निर्धारित करना मुश्किल था कि मार्शल ली जेन ने इसे किसी साधक से विरासत में प्राप्त किया था या वह स्वयं एक साधक था। झू यान ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन आपने शेन युए की युद्धकला का अद्भुत प्रदर्शन देखा है। वह यकीनन स्वर्ग में सबसे महान योद्धा हैं, फिर भी कोई उन्हें युद्धकला का दिग्गज नहीं कहता। तो क्या आप जानते हैं कि सम्राट मार्शल मकबरे की तलाश क्यों कर रहे हैं? क्या यह मार्शल आर्ट के लिए है या किसी और कारण से? ली केंगक्यू ने जोर देकर पूछा। झू यान ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। आपको झाओ लिंगलोंग को देखना चाहिए था, जो ली यान की सेवा करती है। वह इतनी शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि वह ली यिन संप्रदाय की रहस्यमय यिन कला का अभ्यास करती है। इस कला के अभ्यासी अपनी आंतरिक ऊर्जा दूसरों में स्थानांतरित कर सकते हैं, और यदि वे ऐसा किए बिना मर जाते हैं तो ऊर्जा दांतियान के भीतर एक आंतरिक कोर में संघनित हो जाती है। मार्शल लीजेन का इतना ऊंचा दर्जा इसलिए है क्योंकि महान राजवंश के 3 संस्थापक संप्रदायों ने कभी उनकी मार्शल विरासत को साझा किया था, जिसमें रहस्यमय यिन कला भी शामिल थी। इसका मतलब है कि उन्होंने स्वयं इसका अभ्यास किया होगा और उनकी ऊर्जा ने पहले ही एक कोर का रूप ले लिया होगा। उस मूल तत्व को प्राप्त करना ही अगला मार्शल लीजेन बनना होगा। यहाँ तक कि सम्राट के लिए भी ऐसे प्रलोभन का विरोध करना कठिन होगा। महान ली राजवंश में युद्ध कौशल को सर्वोपरि माना जाता है। राजकुमार और कुलीन वर्ग सभी मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, और यहाँ तक कि स्वर्ग का पुत्र भी जुनून की हद तक प्रशिक्षण लेता है। जब युद्ध का मार्ग उसे संतुष्ट नहीं कर सका तो उसने अमरता के मार्ग की ओर अपना रुख मोड़ लिया। उसने ली केंगक्यू की ओर देखते हुए गंभीरता से बोलना शुरू किया। अगर मुझे इसकी जानकारी मिल सकती है तो अन्य कुलीन परिवारों को भी अवश्य मिल सकती होगी। मार्शल मकबरा एक बड़ा उथल पुथल मचाएगा। देश भर के संप्रदाय इसके लिए आपस में लड़ेंगे। कई मार्शल संप्रदाय तो बड़े परिवारों की तलवार मात्र हैं, और वे परिवार इतने लालची हैं कि स्वयं सम्राट से भी मुकाबला कर सकते हैं। क्लियर स्काई संप्रदाय को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। पहले उसके हिचकिचाने का कारण यह था कि उसे डर था कि ली केंगक्यू प्रलोभित हो सकती है। ली केंगक्यू मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। वह मार्शल आर्ट का दिग्गज शायद मुझसे ज्यादा ताकतवर न हो। मुझे अपनी उस ताकत पर भरोसा है जिसे मैंने अपने हाथों से विकसित किया है। झू यान ने बहस नहीं की, क्योंकि वह भी मानती थी कि ली केंगक्यू जरूरी नहीं कि हीन हो। लेकिन मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वालों को अधिक शक्ति प्राप्त करने में कभी कोई आपत्ति नहीं होती थी। आखिर कौन मार्शल लीजेंड की साधना को तुरंत प्राप्त करने के अवसर को ठुकराएगा? क्लियर स्काई सेक्ट से मार्शल टूम कितनी दूर है? 7 या 800 ली। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि कोई इस तरफ भाग कर ना आ जाए। अच्छा, आपकी जानकारी बहुमूल्य है। मैं आपके योगदान को याद रखूंगा। मुझे यही करना चाहिए। बोलने के बाद झू यान उठी, ली केंगक्यू को प्रणाम किया और चली गईं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ली केंगक्यू ने लकड़ी की मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं और सोचने लगा कि क्या उसे अपनी कुछ शक्ति झू यान को हस्तांतरित कर देनी चाहिए। संप्रदाय के गुरु और संप्रदाय दोनों के प्रति उसकी निष्ठा पहले से ही काफी उच्च थी, जो 85 से अधिक थी। लेकिन एक कुलीन परिवार की बेटी होने के नाते उसका दिल कभी भी अपने कुल को पूरी तरह से नहीं छोड़ सका। कुछ देर सोचने के बाद ली केंगक्यू को एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा चिंता कर रहा है। इस संप्रदाय के कई शिष्य पहले से ही कुलीन परिवारों से आते थे। झाओ जेन तो युवराज के जैविक पुत्र भी थे। ऐसी दुनिया में बड़े परिवारों के प्रभाव को पूरी तरह से रोकना असंभव था। कुलीन परिवार दोधारी तलवार की तरह थे। यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह उनका उपयोग कैसे करता है। उन्होंने युद्धकला में प्रभुत्व स्थापित करने का मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि अमरता की ओर अग्रसर हुए। उसे डरपोक रवैया नहीं अपनाना चाहिए। एक बार जब तलवार संप्रदाय हॉल की स्थापना हो गई, तो यदि किसी ने भी आदिम एकता शास्त्र को लीक करने का साहस किया तो तलवार संप्रदाय हॉल के शिष्यों को इससे निपटने के लिए एक उचित मामला मिल जाएगा। मार्शल मकबरे का मामला सुलझने के बाद यदि क्लियर स्काई संप्रदाय अछूता रहता तो उसने झू यान और सू शिलिंग को साधना के मार्ग पर मार्गदर्शन करने की योजना बनाई थी। अल्पविराम। मार्शल मकबरे का मामला अभी तक फैला नहीं था और क्लियर स्काई संप्रदाय ने अपना व्यवस्थित विकास जारी रखा। जैसे जैसे शिष्यों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे संप्रदाय की क्षमताएं भी बढ़ती गईं। सभी 7 हॉल पूरी क्षमता से चल रहे थे, कोई भी हॉल खाली नहीं था। यद्यपि प्रशिक्षण यात्राओं के दौरान कुछ शिष्यों की मृत्यु हो गई, फिर भी संप्रदाय ने यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। प्रशिक्षण कक्ष में मिशन स्वीकार करने से पहले प्रत्येक शिष्य को जोखिमों के बारे में सूचित किया जाता था कि क्या वे अज्ञात शक्तियों के संभावित हमलों का सामना करने का साहस रखते हैं। इस चेतावनी के कारण बाहर निकलने वाले शिष्यों की संख्या कम हो गई, फिर भी कई आत्मविश्वासी शिष्य प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे उतरे। वे जियांग झाओशिया, जूनिंग और जू जिन की तरह मार्शल कला की दुनिया में अपना नाम प्रसिद्ध करने और क्लियर स्काई संप्रदाय को गौरव दिलाने के लिए उत्सुक थे। शरद ऋतु और भी गहरी हो गई। 1 महीना जल्दी ही बीत गया। उस दिन जूनिंग ने जियांग झाओशिया से पहले पोषणकारी जीवन ऊर्जा क्षेत्र की 7वीं परत में प्रवेश किया। उसने तुरंत ली केंगक्यू को यह खबर दी और जियांग झाओक्सिया की सेहत के बारे में पूछा। ये जानकर कि वह अभी तक 7वीं परत तक नहीं पहुंचा है, वह मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई। ली केंगक्यू को उसकी प्रतिक्रिया मनोरंजक लगी। जूनिंग को न केवल जियांग झाओशिया की प्रगति की चिंता थी, बल्कि जियांग झाओशिया भी कभी कभी उसकी प्रगति के बारे में पूछताछ करती थी। जूनिंग की सफलता एक अभूतपूर्व घटना थी। इसका मतलब था कि क्लियर स्काई सेक्ट को अब स्वर्ग के नीचे एक और नंबर 1 स्तर का व्यक्ति मिल गया था। ली केंगक्यू ने काफी देर तक उसकी प्रशंसा की और उसके जाने के बाद झांग यूचुन उसे ढूंढने के लिए आंगन में दाखिल हुई। संप्रदाय प्रमुख होने के साथ यह असुविधा भी थी कि उन्हें प्रतिदिन संप्रदाय के मामलों के लिए समय निकालना पड़ता था, और वे जूनिंग या जियांग झाओशिया की तरह साधना में एकांतवास नहीं कर सकते थे। ब्लैक वुल्फ रिज पर कुछ बड़ा हुआ है। कई लोग मारे गए हैं, शाही सैनिक और मार्शल वर्ल्ड के दिग्गज सभी। पता चला कि वह सेना वास्तव में मार्शल मकबरे की तलाश में थी। झांग यूचुन ने आह भरते हुए ली केंगक्यू के पास आते हुए कहा। ब्लैक वुल्फ रिज गुजोऊ के उत्तर में स्थित है, जिसका नाम वहां के पहाड़ों में घूमने वाले कई काले भेड़ियों के नाम पर रखा गया है। शिकारी वहां शायद ही कभी जाते थे, क्योंकि किंवदंतियों में उन जंगलों में भटकती आत्माओं के होने की बात कही जाती थी। ली केंगक्यू ने बचपन में लिन शुनफेंग को इसके बारे में बात करते सुना था।
ये पुरस्कार किसे मिला? लीकेन क्यू ने एक गुप्त नियमावली लिखते समय यह सवाल पूछा था। यह आत्मा से संबंधित मंत्रों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि थी। उनका उद्देश्य उन शिष्यों के लिए एक आधारभूत मंत्र संकलित करना था जो आत्मा के मार्ग का अध्ययन करना चाहते थे। एक अमर साधक होने के नाते वह आत्माओं और भूतों में भेद कैसे नहीं कर सकता था। बेशक अगर वह इसे पूरा भी कर लेता तो भी वह इसे स्वेच्छा से धर्मग्रंथ भंडार में नहीं रखता। इसे सीखने के लिए पर्याप्त योगदान और निष्ठा दोनों की आवश्यकता होती। झांग यूचुन ने उत्तर दिया, ऐसा लगता है कि शाही सेना सफल हो गई है। वे पहले ही गुजोल से पीछे हट चुके हैं। अगर वे असफल भी हो जाते तो भी वे इस मामले को आगे बढ़ाते रहते। ली क्विन क्यू ने सहमति में सिर हिलाया। अपने लोगों को सतर्क रखें, अपनी सतर्कता में ढील न दें। झांग यूचुन ने सिर हिलाया और जल्द ही अच्छे मूड में वहां से चली गई। वह प्रशासन के लिए तो उपयुक्त थे लेकिन संप्रदाय के प्रमुख बनने के लिए अनुपयुक्त थे। जब उनका सामना अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों से होता था तो वे टकराव से बचने की प्रवृत्ति रखते थे। हालांकि उसने यह बात सीधे तौर पर नहीं कही थी, लेकिन ली क्विन क्यू को शाही सेना का विरोध करने के उसके डर का एहसास हो गया था। फिर भी ली क्विन क्यू निराश नहीं हुई। हर किसी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। संप्रदाय प्रमुख के रूप में उनका कर्तव्य सही लोगों को सही भूमिकाओं में नियुक्त करना था। क्लियर स्काई संप्रदाय के सामने आने वाले सभी बोझों को अकेले उसी को उठाना था। ली क्विन क्यू ने लिखना फिर से शुरू किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने एक बेहद तीक्ष्ण तलवार के इरादे को महसूस किया। तलवार के देवता शेन युए। उन्हें एक और आभा का भी एहसास हुआ, वह थी जूनिंग की। ये लड़की। ली क्विन क्यू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। प्रबल प्रतिस्पर्धा की भावना एक गुण भी थी और एक दोष भी। उन्होंने हस्तक्षेप करने के लिए उठकर कोई कदम नहीं उठाया। उन्हें भरोसा था कि मामला ज्यादा बिगड़ने से पहले ही दोनों रुक जाएंगे। अल्पविराम। देर रात स्पिरिट माइन के भीतर जियांग झाओशिया एक पत्थर के कक्ष में ध्यान कर रहा था। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में उसकी छाया दीवार पर फैल रही थी। एक छोटा लड़का जल्दी से अंदर आया और उसने झुककर गहरा प्रणाम किया। वह 13 या 14 वर्ष का लग रहा था। उसकी शक्ल सूरत आकर्षक थी और शरीर दुबला पतला था। वह जियांग झाओशिया का शिष्य था जिसका नाम हान लैंग था, जो प्रतिभा और समझ दोनों में निपुण था। एक दुर्लभ प्रतिभावान व्यक्ति। ये ली क्विन क्यू के मार्गदर्शन में था कि वह जियांग झाओशिया के अधीन प्रशिक्षु के रूप में आए। 13 तलवारबाज राक्षसों के प्रसिद्ध होने के बाद जियांग झाओशिया ने ली क्विन क्यू से संपर्क किया और शिष्यों को प्रशिक्षित करने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार ली क्विन क्यू ने हान लैंग की सिफारिश की थी, जो उस समय कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी नहीं थे। हान लैंग का दुबला पतला शरीर उसे उसके साथियों के बीच आसानी से नजरअंदाज कर देता था। गुरुजी, आज वरिष्ठ बहन जूनिंग ने तलवार के देवता वरिष्ठ शेन यू को चुनौती दी है, हान लैंग ने धीरे से कहा। बोलने के बाद उसने सावधानीपूर्वक अपनी नज़र अपने स्वामी की ओर उठाई। जियांग झाओशिया ने अपनी आंखें खोलीं, जिससे हान लैंग चौंक गया और उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। परिणाम क्या रहा? जियांग झाओशिया ने पूछा। दोनों बराबर के प्रतिद्वंद्वी थे। तलवार के देवता ने वरिष्ठ बहन जूनिंग की प्रशंसा करते हुए उन्हें अब तक की सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बताया और कहा कि उनकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से उनकी उपलब्धियों से कहीं अधिक होंगी। वरिष्ठ बहन जूनिंग ने भी कहा कि वे सचमुच तलवारों के देवता कहलाने के योग्य हैं। जियांग झाओशिया ने गहरी भौहें चढ़ाईं। वह पोषणकारी जीवन शक्ति क्षेत्र की 7वीं परत तक पहुंच गई होगी, उसने धीरे से कहा। 7वीं परत। हान लैंग के सिर की त्वचा में झुनझुनी सी महसूस हुई। वह स्वयं अभी केवल दूसरी परत पर ही था और उसे तीसरी परत के लिए अभी कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। उसने सुना था कि जूनिंग उससे केवल 2 साल बड़ी थी। 2 साल और मिलने पर भी उन्हें संदेह था कि वे चौथी परत तक पहुंच पाएंगे। 7वां संस्करण कल्पना से परे था। उसके चेहरे के भाव देखकर जियांग झाओशिया ने आह भरी। हान लैंग की योग्यता और समझ अच्छी थी, लेकिन जूनिंग, झाओ जेन या जिया की तुलना में उनका नाम उनके बराबर भी नहीं लिया जा सकता था। जियांग झाओशिया ने साधना में खुद की तुलना जूनिंग से करने के अलावा ली क्विन क्यू के साथ शिष्यों की तुलना भी करना चाहा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। भविष्य में संप्रदाय प्रमुख तलवार संप्रदाय हॉल की स्थापना करेंगे और मैं उसका वरिष्ठ सदस्य बनूंगा। तुम मेरे साथ वहां चलोगे। आज से तलवारबाजी के अलावा तुम किसी अन्य बाहरी कला का अभ्यास नहीं करोगे, समझे? जियांग झाओशिया ने सख्ती से कहा। हान लैंग ने सिर हिलाया। चिंता मत करो गुरुजी, मुझे तलवार चलाना हमेशा से पसंद रहा है। जियांग झाओशिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और साधना फिर से शुरू कर दी। हान लैंग ने उसे आगे परेशान नहीं किया। उन्होंने सिर झुकाया और चले गए। घुमावदार सुरंगों से गुजरते हुए वह निकास द्वार के पास एक और कक्ष में पहुंचा, जहां एक अन्य शिष्य साधना कर रहा था। वह बाइनिंग एर थी। आंखें खोलकर बाइनिंग एर ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, तो तुम्हारे मालिक नाराज तो नहीं हुए? हान लैंग उसके सामने बैठ गया और घूरने लगा। मेरे स्वामी क्रोधित नहीं होंगे, वे तो वरिष्ठ बहन जूनिंग के लिए खुशी होंगे। वास्तव में बाइनिंग एर के स्वर में अविश्वास झलक रहा था। हान लैंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि सच तो यह है कि उसने अपने गुरु को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वैसे हान लैंग ने बाइनिंग र की ओर देखते हुए कहा, मेरे गुरु ने कहा है कि संप्रदाय जल्द ही एक तलवार संप्रदाय हॉल स्थापित करेगा। क्या तुम जा रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बोल सकता हूँ। बाइनिंग एर ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। कृपया, मैं संप्रदाय प्रमुख के गुट में हूँ। मैं तलवार संप्रदाय के हॉल में क्यों जाऊंगा? मैं संप्रदाय प्रमुख के सीधे वंशज हूँ। हाँ बिल्कुल, संप्रदाय प्रमुख ने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं है, लेकिन मुझे तो यहाँ हमेशा रहने का मौका मिलता है। मैंने तो कई बड़े मिशनों में हिस्सा भी लिया है। क्या आप भी ऐसा कह सकते हैं? बाइनिंग एर ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। हान लैंग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। हालांकि वह जियांग झाओशिया का शिष्य था, लेकिन वह अनिश्चित काल तक स्पिरिट माइन में नहीं रह सकता था। वह ये बात पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि बाइनिंग र को संप्रदाय प्रमुख इतना पसंद क्यों करते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि बाइनिंग एर अपनी उस मनमोहक प्यारी मुस्कान पर निर्भर थी? अध्याय 99। शाही नगर में उथल पुथल। मार्शल आर्ट संप्रदाय से अमर साधना संप्रदाय तक। जैसे जैसे सर्दी का मौसम नजदीक आया, तलवार संप्रदाय का हॉल आखिरकार बनकर तैयार हो गया।
हालांकि इसे आंगन कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इसमें केवल एक ही महल था जो लंबी दीवारों से घिरा हुआ था। दीवारों के भीतर लगभग 100 झांग चौड़ा और लंबा एक मार्शल प्रशिक्षण मैदान था, जो क्लियर स्काई माउंटेन पर अब तक का सबसे बड़ा प्रशिक्षण मैदान था। शेन यू तलवार संप्रदाय के हॉल के सामने सीढ़ियों पर खड़ा था, विशाल प्रशिक्षण मैदान को निहार रहा था और संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ अपनी दाढ़ी सहला रहा था। जब से उन्होंने आदिम एकता शास्त्र का अभ्यास शुरू किया, तब से ऐसा लगा मानो उन्होंने एक बिल्कुल नई दुनिया का द्वार खोल दिया हो। उसे अब यह विश्वास होने लगा था कि ली किंग क्यू सचमुच उसे और 50 साल जीने दे सकती है। आदिम एकता का शास्त्रोक्त ग्रंथ उन सभी साधना विधियों से भिन्न था जो उसने पहले देखी थी। इसने शरीर के भीतर जीवन शक्ति को पोषित करने के लिए विश्व की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया। इससे उत्पन्न होने वाली जीवनदायिनी ऊर्जा का उपयोग न केवल युद्ध के लिए किया जा सकता था, बल्कि मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी किया जा सकता था। उनकी उम्र के हिसाब से उस ऊर्जा के चमत्कारी प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उस समय से उसने सम्राट मिस्टिक स्वॉर्ड के प्रति अपने जुनून को पूरी तरह से त्याग दिया और इसके बजाय आदिम एकता शास्त्र का अध्ययन करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्यवश ली किंग क्यू ने उसे केवल अपने मानसिक सूत्र की पहली परत ही बताई थी, जिससे वह जिज्ञासा से बेचैन हो गया था। उसने अनुमान लगाया कि ली किंग क्यू उसकी परीक्षा ले रही थी, शायद ये संकेत दे रही थी कि उसे क्लियर स्काई संप्रदाय में और अधिक योगदान देना चाहिए। आज स्वॉर्ड सेक्ट हॉल का उद्घाटन दिवस था। संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में वह समय से पहले ही आ गए थे और तलवार संप्रदाय हॉल के कर्तव्यों को गंभीरता से निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। हालांकि तलवार संप्रदाय का हॉल काफी साधारण था, लेकिन प्रशिक्षण मैदान उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त भव्य था। उसकी निगाहें आंगन के द्वार की ओर घूमी, जहां उसने किसी को आते हुए देखा। क्योंकि तलवार संप्रदाय का हॉल एक चट्टान के किनारे पर स्थित था, इसलिए वहां केवल एक ही द्वार था। वहां से ऊपर की ओर बढ़ते हुए जल्द ही कोई प्रोफाउंड हॉट हॉल तक पहुंच जाएगा, जो क्लियर स्काई संप्रदाय का मुख्य परिषद कक्ष और उसका सबसे पवित्र स्थान है। जब शेन यू ने नवागंतुक को पहचाना तो उसकी भौहें तन गईं। उन्हें यह व्यक्ति पसंद नहीं था। ये ली सिफेंग था। ली सिफेंग सिर ऊंचा करके दोनों हाथों में सम्राट की रहस्यमयी तलवार की म्यान पकड़े हुए सीधे शेन यू की ओर बढ़ा। उसके हाव भाव को देखकर ही शेन यू का गुस्सा भड़क उठा। उस दिन ली सिफेंग से सम्राट की रहस्यमयी तलवार प्राप्त करने के बाद वह बच्चा हर जगह उसके पीछे पीछे घूमता रहा। जब भी वह तलवारबाजी का अभ्यास करता, ली सिफेंग उस पर चिल्लाकर उसे और विनम्र होने के लिए कहता, जिससे उसका मूड पूरी तरह खराब हो जाता था। जैसे ही ली सिफेंग करीब आया, शेन यू खुद को रोक नहीं पाए और उसने पूछा, तुम्हारे जैसा व्यक्ति भी तलवार संप्रदाय के हॉल में शामिल होना चाहता है? ली सिफेंग ने गुस्से में नाक से कुड़ी, स्पष्ट रूप से नाखुश था। मेरा मतलब, मुझ जैसे किसी से थोड़ा सम्मान दिखाओ। मैं इतिहास की सबसे महान दिव्य तलवार का स्वामी हूँ। अब से मुझे सम्राट रहस्यमयी तलवार का स्वामी कहो। तुम्हारे हाथों में सम्राट की रहस्यमयी तलवार देर सवेर एक राक्षसी तलवार बन जाएगी, शेन यू ने उपहास किया। बुरे आदमी, क्या तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो? जब से तुम्हें ये तलवार मिली है, क्या तुमने इसका अभ्यास किया है? क्या तुमने इसके साथ अपने तलवार चलाने के इरादे पर विचार किया है? मुझे लगता है नहीं। तुम तो दिन भर इसे लेकर घूमते रहते हो, अपनी शान दिखाते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास सम्राट की रहस्यमयी तलवार है, तुम मार्शल आर्ट की दुनिया पर राज कर सकते हो? अरे, तुम अभी बहुत दूर हो। तुम जियांग झाओशिया के आसपास भी नहीं हो। ज़ूनिंगिया संप्रदाय के गुरु की तो बात ही छोड़ो। ली सिफेंग का चेहरा पल भर में काला पड़ गया। हालांकि वह शेन यू को नापसंद करता था, लेकिन वह उसके एक भी शब्द का खंडन नहीं कर सका। उसे नीचा दिखाते हुए शेन यू ने आगे कहा, ली सिफेंग, तुम्हारे बड़े भाई इतने सक्षम हैं, तुम्हारा क्या? तुम इतनी दिव्य तलवार चलाते हो, फिर भी क्या तुम्हारी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है? ली सिफेंग चुप हो गए। तभी शिष्यों का एक समूह तलवार संप्रदाय के हॉल में प्रवेश कर गया। उनमें जियांग झाओक्सिया के शिष्य हान लैंग भी थे। शिष्यों की उम्र अलग अलग थी, कुछ 20 साल से अधिक उम्र के थे, कुछ अभी 10 साल से भी कम उम्र के थे, और वे सभी उत्सुकता से इधर उधर देख रहे थे, छोटे छोटे समूहों में आपस में बातें कर रहे थे। शेन यू ने उन पर एक नज़र डाली। देखने में वे साधारण लगते थे, लेकिन उनमें युवा ऊर्जा कुट कर भरी थी। इन नौजवानों और लड़कियों के साथ रहने और प्रशिक्षण लेने के विचार से वह थोड़ी उत्सुकता से भर गया। उन्हें वे दिन याद आने लगे जब वे और उनके बड़े भाई एक साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। ली सिफेंग ने पीछे मुड़कर शिष्यों की ओर देखा। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने अपनी पकड़ को समायोजित किया और सम्राट की रहस्यमयी तलवार को अपनी बाहों में कसकर पकड़ने के बजाय अपनी कमर पर लटका दिया। भीड़ के बीच जिया के 5 साथी भी उत्साहपूर्वक तलवार संप्रदाय हॉल के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक छोटी दुबली पतली लड़की इधर उधर ऐसे देख रही थी मानो किसी को ढूंढ रही हो। वह लड़की यांगलिन थी, वही जिसने जिया से उसे औषधि उद्यान से परिचित कराने के लिए कहा था। हालांकि उसने अभी तक संप्रदाय के गुरु को नहीं देखा था, फिर भी उसे उम्मीद थी। आखिरकार तलवार संप्रदाय के हॉल की देखरेख स्वयं संप्रदाय प्रमुख द्वारा की जाती थी, वह उनसे अंततः अवश्य ही मिलेगी। स्वॉर्ड सेक्ट हॉल के कई दर्जन शिष्यों में से प्रत्येक को ली किंग क्यू द्वारा चुना गया था, जिनमें से प्रत्येक की वफादारी 90% से अधिक थी। जब ली किंग क्यू ने किसी को ये पूछने के लिए भेजा कि क्या वे तलवार संप्रदाय हॉल में शामिल होना चाहते हैं, तो वे सभी उत्सुकतापूर्वक और बिना किसी झिझक के सहमत हो गए। दूसरी ओर ली किंग क्यू लिंगशियाओ आंगन में बैठे हुए एक ब्रश पकड़े हुए तलवार संप्रदाय हॉल के लिए शिष्यों का चयन करना जारी रखे हुए थे। उसने अपने द्वारा चुने गए लोगों के नाम लिख लिए और फिर युआन क्यूई को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। हालांकि युआन क्यूई की भूमिका महज छोटे मोटे कामों जैसी प्रतीत होती थी, लेकिन ली किंग क्यू के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों ने उनके आसपास कई अनुयायियों को इकट्ठा कर लिया था जो ऐसे कार्यों में सहायता कर सकते थे। ये भी युआन ची के लिए एक परीक्षा थी। कल ली किंग क्यू स्वयं स्वॉर्ड सेक्ट हॉल जाकर यह सत्यापित करेंगे कि रोस्टर सही है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो वह युआन क्यूई को ठीक से फटकार लगाता और शायद उसे ये भी सिखाता कि अधीनस्थों का चयन कैसे किया जाता है। लेकिन क्यू युआन क्यूई को बहुत महत्व देता था, न केवल अपने छोटे भाई युआन ली के अमर अधिपति शरीर के कारण, बल्कि उन दोनों के बीच वर्षों से बने बंधन के कारण भी। उस लड़के में गहरी समझ थी और वह कठिनाइयों से नहीं डरता था। भले ही उसकी साधना क्षमता औसत दर्जे की हो, फिर भी वह आंतरिक मामलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता था।
उसी क्षण युआन क्यूई किसी को अंदर लाते हुए दाखिल हुआ। लेकिन क्यू ने एक नज़र डाली और उस आदमी को घुमक्कर नायक मायू के रूप में पहचान लिया, वही आदमी जिसने कभी फेंग दाई के पत्र पहुंचाए थे। यात्रा से थका हुआ और धूल से सना हुआ मायू अचानक अपने कदम तेज करते हुए ली किंग क्यू की ओर दौड़ा। युआन क्यूई के चेहरे के भाव में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आया। वह मायू के सिर के ऊपर से छलांग लगाकर उसके सामने उतरा और उसका रास्ता रोक दिया। तुम ये क्या कर रहे हो? उसने कड़े स्वर में पूछा। युआन क्यूई को अपनी लापरवाही पर तुरंत पछतावा हुआ। उन्हें मायू की याद आई, लेकिन क्यू ने पहले हमेशा उन्हें मिलने का मौका दिया था, इसलिए इस बार वह उन्हें सीधे अंदर ले आए थे। लेकिन उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मायू संप्रदाय प्रमुख पर हमला करने के लिए तेजी से उनकी ओर दौड़ रहा था। वह जानता था कि मायू किसी भी हालत में ली किंग क्यू को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उसके लापरवाह व्यवहार ने उसे क्रोधित कर दिया। उन्हें ठगा हुआ महसूस हुआ और इससे भी बुरा, उन्हें अपनी लापरवाही पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मायू रुका, ली किंग क्यू की ओर सीधा देखा और बोला, संप्रदाय के स्वामी ली, शाही शहर में अफरा तफरी मची हुई है, तूफान आने वाला है। यदि आप सचमुच मेरे स्वामी के मित्र हैं तो कृपया उन्हें तुरंत चले जाने के लिए मनाएं। लेकिन क्यू ने अपना ब्रश नीचे रखा, उसकी ओर मुड़ी और शांत भाव से पूछा, किस तरह की अराजकता? युआन क्यूई ने पीछे मुड़कर ली क्विंग क्यू की ओर देखा, फिर एक तरफ हट गया। मायू आगे नहीं बढ़ सका। उसने जल्दी जल्दी कहा, युवराज विद्रोह भड़का रहा है। शाही शहर के अधिकारी और कुलीन परिवार सभी अपना अपना पक्ष चुन रहे हैं। शाही रक्षक सेना युवराज के पक्ष में चली गई है, वे किसी भी समय महल के द्वार तोड़ सकते हैं। चाहे कोई भी जीते, खून नदियों की तरह बहेगा। मेरे स्वामी, वह युवराज का समर्थन कर रहा है। यह पागलपन है। लेकिन क्यू को तुरंत यानलैन की याद आ गई। वह दुर्बल और बीमार युवराज अपने ही पिता के खिलाफ हथियार उठाने की हिम्मत कर रहा था। युवराज के विद्रोह जैसी बात कैसे हो सकती है? और आप चाहते हैं कि मैं फेंग दाई को पद छोड़ने के लिए मनाऊं? क्या इसलिए कि आपको लगता है कि युवराज हार जाएंगे? लेकिन क्यू ने पूछा। मायू ने दांत पीस लिए। मार्शल आर्ट की दुनिया से मेरा एक दोस्त है जो शाही शहर में मुसीबत में फंस गया। उसने निषिद्ध मार्शल गार्ड्स नाम की एक निजी सुरक्षा टुकड़ी देखी। उनमें से हर एक माहिर है, एक को तो बेलियांग प्रांत का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट भी कहा जाता है। उनमें से कई लोग गुप्त रूप से किसी की जांच कर रहे थे, लेकिन आमतौर पर शाही शहर के आम लोगों को उनके अस्तित्व के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि सम्राट का शाही रक्षक सेना पर भरोसा काफी समय पहले ही खत्म हो चुका है। उन्होंने गुप्त रूप से नई ताकत जुटा ली है। महाराज रक्तपात के माध्यम से सत्ता में आए हैं। युवराज दुर्बल और बहुत ही युवा हैं, वे भला कैसे जीत सकते हैं? ली क्विंग क्यू ने पूछा, क्या आपने यह बात फेंग दाई को बताई? मैंने किया था, लेकिन उसने कहा कि यही एकमात्र मौका है। युवराज हार भी जाए तो भी वह जोखिम उठाना चाहता है। वह युवराज की सहायता करने का इरादा भी रखता है। ये तो पागलपन है। उसके जैसा मामूली अधिकारी भला क्या कर सकता है? मायू ने गुस्से से कहा, उसका चेहरा हताशा से भरा हुआ था। ली क्विंग क्यू ने अपना सिर हिलाया। तुम शाही शहर से पूरी रफ्तार से घोड़े पर सवार होकर निकले, इसमें आधा महीना लगा होगा। अब उसे मनाना बहुत देर हो चुकी है। उसने तुम्हें एक पत्र के साथ भेजा होगा। मुझे वह पत्र दिखाओ। मायू ने खुद को शांत किया, जल्दी से अपने वस्त्र से एक पत्र निकाला और उसे ली किंग क्यू को सौंप दिया। ली किंग क्यू ने लिफाफा खोला, पत्र को फैलाया और उसे ध्यान से पढ़ा। कुछ ही देर में उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। पत्र समाप्त करने के बाद उसने पत्र को वापस लिफाफे में डाल दिया और दृढ़ आदेशात्मक स्वर में मायू की ओर देखा। आज रात यहीं रुको, सुबह होते ही निकल जाना। मायू सहज रूप से मना करना चाहता था, लेकिन ली किंग क्यू की निगाहों के नीचे उसका दिल काम गया और उसने सिर हिला दिया। ली क्विंग क्यू ने युआन क्यूई की ओर रुख किया। मायू को आराम करने के लिए ले जाओ, फिर आज रात सभी हॉल मास्टर्स को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ, जिसमें जू निंग भी शामिल है। समझा? युआन क्यूई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और मायू को अपने साथ ले गया। लेकिन क्यू ने पत्र को एक तरफ रख दिया और तलवार संप्रदाय के हॉल के लिए शिष्यों का चयन जारी रखा। अल्पविराम। जैसे ही रात हुई, सभी हॉल मास्टर लिंग शियाओ आंगन में एकत्रित हो गए और लंबी मेज के चारों ओर बैठ गए। लेकिन क्यू ने सबसे पहले जूयान की ओर मुड़कर पूछा, हॉल मास्टर जू, क्या आपको हाल ही में कोई खबर मिली है? जूयान असमंजस में दिख रही थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि संप्रदाय प्रमुख किस प्रकार की खबर की बात कर रहे हैं? शाही शहर से कोई नहीं, जूयान ने सिर हिलाया। पिछली बार उस सेना की जांच करने के अलावा मैं अपने परिवार के साथ शाही शहर के बारे में शायद ही कभी चर्चा करता हूं। लेकिन क्यू ने हल्के से सिर हिलाया, फिर अपनी नज़र बाकी लोगों पर घुमाई। सम्राट ने युवराज को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया है। मुझे ये भी खबर मिली है कि सम्राट ने मार्शल लीजेंड का आंतरिक सार प्राप्त कर लिया है। उनकी युद्ध शक्ति अब अथाह है। मैं आप सभी से पूछता हूँ, क्या हमें युवराज को बचाना चाहिए? जियांग झाओशिया समेत सभी के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। ली सिफेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या सम्राट स्वर्ग के सर्वोपरि होने का खिताब जीतने के लिए लड़ना चाहता है? जूयान ने भौहें चढ़ाईं। पंत के गुरुजी, आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? यह कोई मामूली बात नहीं है। युवराज का विद्रोह पूरे राज्य के लिए चिंता का विषय है। चाहे कोई भी जीते, दुनिया में भारी उथल पुथल मचेगी। झांग यूचुन ने तुरंत कहा, वरिष्ठ भाई, हम लापरवाही नहीं बरत सकते। भले ही युवराज झाओ जैन के पिता हों, क्लियर स्काई संप्रदाय व्यक्तिगत संबंधों के लिए सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकता। संप्रदाय की स्थापना का युवराज से कोई संबंध नहीं है। हमने झाओ जैन के साथ हमेशा दयालुता का व्यवहार किया है, कभी विश्वासघात नहीं किया। अगर युवराज गिर भी जाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा झाओ जैन की रक्षा करेंगे। यांग ज्यूडिंग अचानक उठ खड़ा हुआ। उसे बचाओ, हमें बचाना ही होगा। अगर युवराज मर गया तो सम्राट दशकों तक शासन करता रहेगा। वह एक बूढ़े अजगर की तरह हो जाएगा जो बेलगाम होकर शासन करेगा। लंबी उम्र के लिए वह आम लोगों की जान की परवाह नहीं करेगा। जब वह दिन आएगा, अगर स्वर्ग का पुत्र युद्ध जगत पर अपना क्रोध बरसाएगा तो हम कहाँ छिपेंगे? जियांग झाओशिया ने आगे कहा, वरिष्ठ भाई, यदि आप युवराज को बचाने का निर्णय लेते हैं तो मुझे जाने दीजिए। आपको यहीं रहकर क्लियर स्काई संप्रदाय की रक्षा करनी होगी। झांग यूचुन ने तुरंत जवाब दिया, हॉल मास्टर यांग, आप बेवजह घबरा रहे हैं।
क्लियर स्काई सेक्ट आम लोगों के हित में खुद को खतरे में डालने के लिए बाध्य नहीं है। सिंहासन के लिए संघर्ष कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये स्वर्ग की इच्छा है। इसमें मार्शल सेक्ट्स को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। हम अब कोई छोटा गुमनाम सेक्ट नहीं है। हमारे अब 1000 से अधिक शिष्य हैं। हम अपनी अविवेकी भावनाओं में बहकर उन पर और उनके परिवारों पर विनाश नहीं ला सकते। अध्याय 100 ड्रैगन आत्मा का पहला प्रकटीकरण मार्शल आर्ट संप्रदाय से अमर साधना संप्रदाय तक। लेकिन क्यू ने झांग यूचुन और यांग जुएडिन को बहस करने से नहीं रोका, बल्कि उन्होंने उम्मीद जताई कि वे और अधिक बोलेंगे और सभी फायदे और नुकसानों को सामने रखेंगे। झांग यूचुन के शब्दों को ली डोंग्यू और ली सिजिन का अनुमोदन प्राप्त हुआ। पूरी दुनिया की तुलना में उन्हें क्लियर स्काई माउंटेन के लोगों की रक्षा करने की अधिक चिंता थी। ली सिफेंग ने यांग ज्यूडिन का शायद ही कभी समर्थन किया हो, लेकिन इस बार उन्होंने किया। उनका मानना था कि यदि वे युवराज को सिंहासन पर आसीन होने में मदद करते हैं तो यह एक नए सम्राट की स्थापना का कार्य होगा और क्लियर स्काई संप्रदाय तब स्वर्ग के नीचे नंबर 1 संप्रदाय बन सकता है। जियांग झाओशिया और जूनिंग चुपचाप फैसले का इंतजार करते रहे। एक लंबे समय के बाद झांग यूचुन और यांग ज्यूडिन इतनी तीखी बहस कर रहे थे कि उनकी सांस फूल रही थी। बैठते हुए झांग यूचुन ने ली किंगक्यू की ओर मुड़कर कहा, बड़े भाई कुछ कहिए, क्या आप उसे बचाने के इच्छुक हैं या नहीं। यांग ज्यूडिन भी बैठ गया, उसकी निगाहें तनाव से ली किंगक्यू पर टिकी हुई थीं। ली क्विंगक्यू ने विचार किया, हॉलमास्टर झांग को चिंता है कि अगर हम युवराज को बचाने में नाकाम रहे तो क्लियर स्काई संप्रदाय पर विपत्ति आ जाएगी। अगर हम अपनी पहचान छुपाकर उन्हें बचाएं तो क्या होगा। अगर युवराज सफल हो जाते हैं तो हम चुपचाप वापस लौट सकते हैं। अगर उन्हें कोई खतरा होता है तो हम नकाबपोश होकर काम करेंगे, जिससे क्लियर स्काई संप्रदाय की पहचान उजागर नहीं होगी। झांग यूचुन ने मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा। वह सीनियर ब्रदर का मतलब समझ गया था। यांग ज्यूडिंग ने अपनी सहमति व्यक्त की। हालांकि वह दुनिया की परवाह करता था, लेकिन वह इतना जिद्दी नहीं था कि पूरे संप्रदाय को खतरे में डाल दे। हम शाही शहर की बात कर रहे हैं, झूयान ने गंभीरता से कहा। वहाँ अनगिनत विशेषज्ञ हैं। आपको ये समझना होगा कि शहर के भीतर के विशेषज्ञ युद्ध जगत के विशेषज्ञों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। कोई भी व्यक्ति प्रसिद्धि और धन से बच नहीं सकता। शाही सत्ता दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों को अपने साथ समेटे रखती है। उसे इस बात से संतुष्टि मिली कि लेकिन क्यू युवराज के लिए काम करने को तैयार थी और उसे विश्वास था कि उसने गलत व्यक्ति का अनुसरण नहीं किया था। मैं जाऊंगा। जियांग झाओशिया और जूनिंग ने एक साथ बात की, फिर एक दूसरे को घूरने लगे। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ये सुनकर जुयान समेत सभी हॉल मास्टर्स ने राहत की सांस ली। इन दोनों में से कोई भी जाए, आत्मरक्षा में कोई समस्या नहीं होगी। ली क्विंगक्यू मुस्कुराए, आप सब साथ जाएंगे। स्थिति के अनुसार कार्य करें। युवराज की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। याद रखें, अपनी पहचान उजागर न करें। जूनिंग ने भौहें चढ़ाईं। जियांग झाओशिया बोलने में हिचकिचाए। लेकिन क्यू ने आगे कहा, तुम दोनों क्लियर स्काई सेक्ट के सबसे तेज तलवार हो। जब तुम दोनों साथ जाओगे तभी मुझे तसल्ली होगी। ये पहली बार होगा जब तुम दोनों मिलकर काम करोगे। भले ही शाही शहर में राक्षस और दानव छिपे हों, मुझे विश्वास है कि तुम दोनों सुरक्षित लौट आओगे। ये सुनकर जियांग झाओशिया और जूनिंग केवल सिर हिला सके। कोने में बैठे ली सिफेंग ने अपनी निगाहें अपनी बाहों में मौजूद सम्राट की रहस्यमयी तलवार पर झुका लीं और एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। उसने सोचा कि अगर सम्राट की रहस्यमयी तलवार जियांग झाओशिया या जूनिंग को दे दी जाए तो उनकी शक्ति में बहुत वृद्धि होगी और वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब सम्राट की रहस्यमयी तलवार उसके हाथों में थी और वरिष्ठ भाई को उस पर अकेले कार्रवाई करने का भरोसा नहीं था। क्या तुम और अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हो तो मुझे अपने वश में करो। सचमुच मुझे अपने वश में करो। ली सिफेंग के दिमाग में एक कर्कश और प्राचीन आवाज गूंजी, जिससे वह स्तब्ध रह गया। जब किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया तभी वह होश में आया। तुम इतने खोए खोए से क्या सोच रहे हो। ली सिजिन ने भौहें चढ़ाकर चिंता से उसकी ओर देखा। ली सिफेंग को होश आया और उसने देखा कि ली क्विंगक्यू भी उसे देख रही थी, जबकि बाकी लोग पहले ही जा चुके थे। उन्होंने झट से कहा, कुछ नहीं, मैं बस तलवार चलाने की तकनीकों के बारे में सोच रहा था। बोलने के बाद वह खड़ा हुआ और तेजी से लिंगशियाओ आंगन से बाहर निकल गया, मानो भाग रहा हो। जैसे जैसे 7 हॉल्स में भीड़ बढ़ती गई, अधिकांश हॉल मास्टर्स अपने अपने हॉल्स में ही रात बिताने लगे, क्योंकि संभालने के लिए बहुत अधिक काम था। बड़े भाई, क्या मेरा भाई सच में ठीक है। ली सिजिन ने ली क्विंगक्यू से पूछा। ली क्विंगक्यू मुस्कुराए, वह है, लेकिन यह एक अच्छी तरह की कुछ बात है। वह उठा और अपने निवास की ओर चल पड़ा। ये सुनकर ली सिजिन ने राहत की सांस ली। हालांकि सीनियर ब्रदर ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन उसे उनके फैसले पर भरोसा था। जब चंद्रमा अस्त हुआ और सूर्योदय हुआ तो जियांग झाओशिया और जूनिंग चुपचाप भोर में मायू के पीछे पीछे पहाड़ से नीचे उतर गए। जब मायू को पता चला कि ली क्विंगक्यू ने युवराज को बचाने में मदद के लिए इन दोनों को भेजा है तो वह रोमांचित हो गया। शाही शहर में रहते हुए भी उन्होंने जियांग झाओशिया और जूनिंग के बारे में सुना था। मार्शल आर्ट की दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा अद्वितीय प्रतिभाओं के रूप में गूंजती थी। तीनों ने बेहद गुप्त रूप से क्लियर स्काई संप्रदाय के अन्य शिष्यों की नजरों से बचते हुए अपना काम किया। पर्वत की चोटी पर ली क्विंगक्यू अपनी साधना का अभ्यास कर रहे थे, जबकि झाओ जेन और युआनली उनके पीछे ध्यान कर रहे थे। वह संप्रदाय की समग्र युद्ध क्षमता का मूल्यांकन कर रहा था। शेन यू की वफादारी लगातार बढ़ रही थी, यह 80 तक पहुंच गई थी। उनकी शक्ति पोषणकारी जीवन ऊर्जा क्षेत्र की छठी परत के समकक्ष थी, जो 7वीं परत के भी तुलनीय थी। जब वह ली क्विंगक्यू से हारा था तो इसका कारण केवल स्तर का अंतर नहीं था। आखिरकार ली क्विंगक्यू के पास 100 गुना परिष्कृत राक्षसी शरीर था, जो जीवन शक्ति का 100 गुना भंडार था। इसके बाद ली सिफेंग की बारी आई। उन्होंने हाल ही में पोषणकारी जीवन ऊर्जा क्षेत्र की चौथी परत में प्रवेश किया था। सम्राट की रहस्यमयी तलवार के साथ उसकी वास्तविक शक्ति को मापना कठिन था। वू मान, एर और जू जिन दोनों ही चौथे स्तर पर थी, प्रतिभाशाली योद्धा जो संप्रदाय की रीढ़ की हड्डी थी। हालांकि जू जिन वर्तमान में एक मिशन पर बाहर थी। झाओ जेन और जिया भी तेजी से प्रगति कर रहे थे, लेकिन वे अभी भी बहुत छोटे थे, इसलिए फिलहाल उन्हें संप्रदाय के भीतर ही रखना बेहतर था।
फिर भी लेकिन क्यू को याद आया कि उसने और जियांग झाओशिया ने युवावस्था में ही दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया था, इसलिए उसने खुद को याद दिलाया कि अगली पीढ़ी को कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे पास अभी भी कर्मचारियों की कमी है, हमें कुछ और समय तक धैर्य रखना होगा। वह चुपचाप सोचने लगा। उनकी उम्मीदों के मुताबिक जब क्लियर स्काई सेक्ट अकेले ही 9 प्रांतों की मार्शल दुनिया को चुनौती देने में सक्षम हो जाएगा, तब वह एक मार्शल सेक्ट के रूप में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। अमर साधना संप्रदाय का सदस्य बनने का मतलब यह नहीं था कि नश्वर संसार से परे जाना, इसका मतलब यह भी हो सकता था कि इसे छोड़े बिना इसके ऊपर खड़े रहना। सुबह की साधना के बाद ली क्यू शिष्यों का निरीक्षण करने के लिए तलवार संप्रदाय के हॉल में गए। पहले बैच में पहले से ही 100 से अधिक लोग शामिल थे। जब ली क्यू ने तलवार संप्रदाय के हॉल में प्रवेश किया तो उसने शेन्यू को उन्हें तलवारबाजी का अभ्यास कराते हुए देखा। 100 शिष्य एक सुव्यवस्थित संरचना में खड़े होकर एक साथ अपनी तलवारें चला रहे थे। यह एक विस्मयकारी दृश्य था। लेकिन क्यू ने भी लीसिफेंग को वहां देखा, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। संप्रदाय के गुरु आ गए हैं, किसी ने चिल्लाया और सबकी निगाहें ली क्यू की ओर मुड़ गईं। उनके चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था, वे खुद को आगे बढ़ने से मुश्किल से रोक पा रहे थे। केंद्र शेन्यू की आवाज हवा में गूंज उठी, जिससे सभी लोग अनुशासन में वापस आ गए। लेकिन क्यू को देखकर यांगलिन और उसकी 4 सहेलियां उत्साह से कांप उठीं। उन सभी को उसने स्वयं दवा के पात्र से बाहर निकाला था। वे उस दिन आंखें खोलकर उसे देखने की अनुभूति को कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि वे अभी युवा थे, लेकिन उनमें पहले से ही ली क्यू का आग और पानी में भी साथ देने का जज्बा था। लेकिन क्यू ने उन्हें एक एक करके देखा। कोई समस्या न देखकर वह मन ही मन संतुष्ट हो गया। युआन क्यूई और उसके छोटे से अनुयायियों ने सब कुछ बखूबी संभाल लिया था। जियांग झाओशिया का शिष्य हान लैंग भी घबराया हुआ था। उसे डर था कि उसकी तलवारबाजी से संप्रदाय के गुरु निराश हो सकते हैं। क्लियर स्काई संप्रदाय में शिष्य चाहे कोई भी हो, सभी संप्रदाय के गुरु के प्रति लगभग अंधभक्ति रखते थे। उनकी नज़रों में वह एक आदर्श बलवान व्यक्ति थे, कोमल फिर भी अजय, वह आदर्श व्यक्ति जिसके जैसा वे बनना चाहते थे। लेकिन क्यू ने कुछ देर तक देखा, फिर चुपचाप मुंह फेर लिया और शेन्यू के निर्देशों में कोई बाधा नहीं डाली। ये देखकर शेन्यू प्रसन्न हुई। ये युवा संप्रदाय प्रमुख वास्तव में असाधारण था। यदि ली क्यू ने अनावश्यक भाषण देकर उसके शिक्षण में बाधा डाली होती तो शेन्यू को इसे सहन करना पड़ता, क्योंकि उसके स्वयं के बड़े भाई को संप्रदाय की स्थापना के समय ऐसे ही निरर्थक भाषण देना पसंद था। तलवार संप्रदाय के हॉल को छोड़कर ली क्यू ली सिजिन के औषधि उद्यान की ओर चली गई। चेन हुइलान और उनके पिता चेन यू को पहले ही फ्री स्पिरिट हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया था और अब वे ली सिजिन की सहायता के लिए मेडिसिन गार्डन में रहते थे। अब उसके अधीन 18 शिष्य थे और बगीचा काफी बड़ा हो गया था। पिता और पुत्री दोनों को आध्यात्मिक पौधों में गहरी रुचि थी और वे ली सिजिन के साथ मिलकर उनकी खेती का अध्ययन करते थे। चेन हुइलान की निष्ठा 80 तक पहुंच गई थी, इसलिए ली क्यू ने उसे आदिम एकता शास्त्र की पहली परत सिखाई। जहां तक उसके पिता की बात है, उन्हें अभी और अधिक निगरानी की आवश्यकता थी। उस पूरे दिन ली क्यू ने सभी 7 हॉलों का चक्कर लगाया। उसे देखने वाला हर शिष्य रोमांचित हो गया। हालांकि वह केवल इधर उधर घूमता रहा और चिंता व्यक्त करता रहा, फिर भी लगभग 20 शिष्यों की वफादारी बढ़कर 90 हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि समय समय पर किए जाने वाले निरीक्षणों के वास्तव में अपने फायदे होते हैं। अल्पविराम। बर्फबारी बहुत तेज हो रही थी। लियांग ने आंगन में अपने भले से अभ्यास किया। अब पोषणकारी जीवन शक्ति क्षेत्र की तीसरी परत पर पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर अपने परिवार की भला तकनीक का प्रदर्शन किया। उनकी आभा पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। जीवन शक्ति उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई, जिससे धुंधली सी अजगर की आकृति बन गई और वह और भी अधिक प्रभावशाली दिखने लगा। ड्रैगन सोल का पहला प्रकटीकरण। झाओ लिंगलोंग जल्दी से आंगन में दाखिल हुई। वह पत्थर की मेज के पास रुक गई और ली यांग को देखने लगी। चचेरे भाई, शाही शहर में कुछ घटना घटी है। ली परिवार आपको घर बुला रहा है। ली यांग ने अपनी गतिविधियों को नहीं रोका। क्या हुआ? उसने पूछा। युवराज के विद्रोह करने की संभावना है। महल को सील कर दिया गया है और कई मंत्री उनसे निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन वे अभी भी हिचकिचा रहे हैं। ली यांग उसकी बातें सुनकर आखिरकार रुक गई। उनकी भौहों पर बल पड़े। युवराज विद्रोह क्यों करेंगे? सिंहासन तो देर सवेर उन्हीं का होगा। यह मत भूलिए कि महाराज अमरता का अमृत प्राप्त करने की खोज में लगे हुए हैं। ली यांग चुप हो गया। ये शब्द सुनते ही उसकी आंखों में एक तीव्र चमक आ गई। गुजोउ राज्य की राजधानी में हुई रक्तपातपूर्ण त्रासदी की यादें अभी भी उनके मन में ताज़ा थीं। उन्होंने पूछा, ली परिवार किसका समर्थन करने का इरादा रखता है? झाओ लिंगलोंग हिचकिचाई, फिर बोली, संभवतः युवराज। केवल ली परिवार ही नहीं, कई बड़े कुलों ने भी यही निर्णय लिया है। महाराज का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जिससे सभी प्रमुख कुलों के हित खतरे में पड़ रहे हैं। इस बार उनका इरादा राजमहल को उखाड़ फेंकना और एक नई व्यवस्था स्थापित करना है। इसलिए उन्होंने आपको वापस बुलाया है। ये पुण्य कमाने का जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। लियांग ने उत्तर दिया, मुझे इस बारे में संप्रदाय के गुरु से परामर्श करना होगा। उसने अपना चांदी का भाला उठाया और आंगन से बाहर निकल गया। झाओ लिंगलोंग उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी चचेरी बहन उससे दूर होती जा रही है। अब वह प्रसिद्धि या उपलब्धियों के बारे में बात नहीं करती थी, बल्कि हमेशा क्लियर स्काई संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का जिक्र करती थी। वह सोच रही थी कि उस संप्रदाय के गुरु ने उस पर किस तरह का जादू किया था। आधे घंटे बाद लियांग ने ली क्यू को एक जंगल में ढूंढ निकाला, जहां वह चाई युनशान को साधना का प्रशिक्षण दे रहा था। पंथ प्रमुख, लियांग ने दूर से आवाज दी। जब ली क्यू ने मुड़कर उसे अपने पास बुलाया तो वह तेजी से उसके पास आ गया। उसने झाओ लिंगलोंग की कही हुई सारी बातें बताईं और फिर पूछा, संप्रदाय के गुरुजी, क्या आपको लगता है कि मुझे वापस लौटना चाहिए? चाई युनशान, जो कायाकल्प की भूतिया अमरसुई का अभ्यास कर रही थी, चुपचाप एक तरफ हट गई और अकेले ही अपना प्रशिक्षण जारी रखने लगी। लेकिन क्यू ने लियांग की निगाहों में देखते हुए कहा, निजी तौर पर मैं चाहूंगी कि तुम यहीं रहो। सत्ता के संघर्ष में चाहे कोई भी जीते, जनता को ही कष्ट सहना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कष्ट कितने समय तक सहना पड़ता है। क्लियर स्काई सेक्ट अभी स्वर्ग के सभी लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन हम प्राचीन विशाल पर्वत श्रृंखला के पास रहने वाले आम लोगों की रक्षा कर सकते हैं।
ली यांग ने सिर हिलाया। तो मैं यहीं रुकूंगा। वह मुस्कुराया और बोला, संप्रदाय के गुरुजी, मेरी ड्रैगन आत्मा दिन प्रतिदिन और अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। क्या आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? आगे की कहानी जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।